हेलो एवरीवन। हाँ, ये आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 2 क्लास 9 का। और पार्ट 1 मैंने पहला वीडियो में कवर कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो जाके देख लीजिए, और मैं डिस्क्रिप्शन पे ही भी उसका लिंक दे दूँगा, ठीक है, ताकि आप उसको देख सकें। तो स्टार्ट करते हैं इसका सेकेंड हेडिंग, द रशियन रेवोल्यूशन। In one of the least industrialized of European states, this situation was reversed. ठीक है, हम लोग पढ़े थे पहले वाले पार्ट में कि सोशलिज्म को लेके क्या क्या हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। और सोशलिज्म के वजह से बहुत सारे जगहों में मतलब सोशलिज्म जहाँ जहाँ पे लोग फॉलो कर रहे हैं वहाँ पर उनका गवर्नमेंट नहीं बन पा रहा था। लेकिन यूरोप का एक बहुत ही कम इंडस्ट्रियलाइज्ड वाला स्टेट जगह में, वो स्टेट था रसिया। वहाँ पर जो सिचुएशन था वो रिवर्स था। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर, जो सोशलिस्ट थे वो गवर्नमेंट को हटा दिया और अपने कंट्रोल में ले लिए। ठीक है, और यही अक्टूबर में रेवोल्यूशन हुआ 1917, जिसको बोला जाता है अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917। ठीक है, तो 1917 में जो मोनार्की है, फरवरी 1917 में वो गिर गया। और जो भी इवेंट्स हुए अक्टूबर में, इसी को बोला जाता है रशियन रेवोल्यूशन। हाउ डिड दिस कम अबाउट, ये कैसे हुआ? व्हाट वेयर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन रशिया व्हेन द रेवोल्यूशन ओकर। और ये जब रेवोल्यूशन हो रहा था, उसी दौरान रशिया का क्या सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन था। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का ये सब क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए हम लोग देखते हैं कि रसिया रेवोल्यूशन के पहले कैसा था। तो देखते द रशियन एम्पायर इन 1914। ठीक है, 1914 में सार निकोलस टू वो रसिया को रूल करता था, और उसके जितने भी एम्पायर थे, तब रसिया बहुत बड़ा एक एम्पायर था। ठीक है, उसका जो टेरिटरी है, यानी कि अभी जो रशिया का जो कैपिटल है मॉस्को। ठीक है, और उसमें रशियन एम्पायर में बहुत सारे जगह आ जाते हैं, जैसे फिनलैंड, लटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड के कुछ पार्ट्स, यूक्रेन एंड बेलारस। मतलब ये सब जगह अभी है, प्रेजेंट डे में है मौजूद। लेकिन पहले ये सब जगह में ही क्या ये सारे जगहों में क्या था, रसिया था। मतलब रसिया इन सारे जगहों में फैला हुआ था। वो पैसिफिक साइड भी फैला हुआ था, और सेंट्रल एशियन स्टेट्स जैसे कि जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये सब जगहों में भी फैला हुआ था। ठीक है, और ज़्यादातर जो रिलीजन के मेजोरिटी थे वो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थे। ठीक है, क्रिश्चियनिटी के अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, कैथोलिक्स वगैरह। ठीक है, और ये जो बढ़े थे ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को लेके बढ़े थे। ठीक है, लेकिन ये जो एम्पायर था बहुत बड़ा एम्पायर था। यहाँ पर कैथोलिक्स लोग भी थे, प्रोटेस्टेंट्स लोग भी थे, मुस्लिम्स थे, बुद्धिस्ट थे। ठीक है, कैथोलिक्स मतलब जो जेसस क्रिस्ट के फॉलोअर्स वगैरह होते हैं। तो पहले भी कहा था कि जो चर्च है, चर्च का भी बहुत सारे डिविजन्स होता है। ठीक है, और प्रोटेस्टेंट्स वो मेंबर होते हैं जो वेस्टर्न क्रिश्चियन चर्चेस को फॉलो करते हैं। ठीक है, और रोमन कैथोलिक चर्च से अलग होते हैं वो लोग। ठीक है, तो देख सकते हैं हम लोग मैप में, पहले जो रसिया था ये इतना बड़ा एम्पायर था। ठीक है, अभी जो है यहाँ पर बहुत सारे टेरिटरीज बन गए, ये एक अलग जगह बन गया, ये एक अलग जगह बन गया, ये एक अलग जगह बन गया, ऐसे कर करके। लेकिन पहले जो रसिया में थे ये सारे जगह रसिया के अंडर में ही थे, रसिया के एम्पायर में ही आते थे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दूसरा हेडिंग का 2.2 वाला सब हेडिंग, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। At the beginning of the 12th century, sorry, 20th century, the vast majority of Russia's people were agriculturists. ठीक है, 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ज़्यादातर जो मेजोरिटी वाले रसिया के लोग थे वो एग्रीकल्चरिस्ट थे, खेती बाड़ी करते थे। अबाउट 85% ऑफ रशियन एम्पायर्स पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। लगभग 85% जो रशिया का पॉपुलेशन था, वो सभी लोग अपना रोजी रोटी कमाते थे एग्रीकल्चर के द्वारा। सभी लोग एग्रीकल्चरिस्ट। और ये जो परसेंटेज है, ये जो प्रोपोर्शन है, बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पे जो फ्रांस या जर्मनी है, इनका जो प्रोपोर्शन था 40% से 50% था। ठीक है, लेकिन रसिया में 85% लोग एग्रीकल्चरिस्ट थे। इन द एम्पायर कल्टिवेटर्स
प्रोड्यूस फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड। ठीक है, एम्पायर में जितने भी कल्टिवेटर्स थे, जो भी खेती बाड़ी करते थे, ठीक है, वो सभी लोग मार्केट के लिए भी प्रोडक्शन करते थे और खुद के ज़रूरत के लिए भी प्रोडक्शन करते थे। और तभी रसिया एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेन को एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री था। इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट्स। इंडस्ट्री रशिया में इतना ज़्यादा नहीं पाया जाता था, कहीं कहीं पे अगर मिल गया तो ठीक है। ठीक है, लेकिन जो मेन इंडस्ट्रियल एरिया था वो था सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। ठीक है, क्राफ्ट्समैन जो थे वो ज़्यादातर प्रोडक्शन करते थे। क्राफ्ट्समैन मतलब वो लोग जो घर पे ही कुछ कुछ चीज़ें बनाते हैं हाथों से, या फिर उनका एक वर्कशॉप वगैरह होता है। ठीक है, और साथ साथ में बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज थे वो लोग भी फैक्ट्रीज में भी काम करते थे। फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स अलग होते थे, और ये जो क्राफ्ट्समैन है जो घर में ही चीज़ों को बनाते हैं अपने हाथों से, या फिर छोटे छोटे वर्कशॉप होते थे, ये लोग अलग थे। बहुत सारे फैक्ट्री सेटअप हुआ 1890s में। ठीक है, और तभी क्या हुआ ना, रेलवे का जो नेटवर्क है रशिया में एक्सटेंड हुआ, बढ़ने लगा, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में बढ़ गया। फॉरेनर्स लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगे इंडस्ट्री को लेके। ठीक है, इससे क्या हुआ ना, जो कोल का प्रोडक्शन वो डबल हो गया, और आयरन और स्टील का जो प्रोडक्शन है वो क्वाड्रिपल्ड हो गया, यानी कि 4 गुना बढ़ गया 1900 तक। ठीक है, कुछ कुछ जो एरियाज थे वहाँ पर फैक्ट्री वर्कर्स और क्राफ्ट्समैन दोनों इक्वल नंबर में हो गए। मान लो एक एरिया में अगर 50% फैक्ट्री वर्कर्स है तो उसमें 50% क्राफ्ट्समैन भी है। मतलब फैक्ट्री में काम करने वाले लोग भी इक्वल हैं, और क्राफ्ट्समैन जो घर में काम कर रहे या फिर अपने वर्कशॉप में काम कर रहे वो लोग भी इक्वल हो गए। तो ज़्यादातर जो इंडस्ट्री था वो प्राइवेट प्रॉपर्टी था इंडस्ट्रियलिस्ट का। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट इनको सुपरवाइज करता था, बड़े बड़े फैक्ट्रीज को सुपरवाइज करता था, और गवर्नमेंट ये ध्यान में रखता था कि जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनको मिनिमम पैसे मिल रहा है। ठीक है, और गवर्नमेंट ये भी चेक में रखता था कि लोगों को लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क करना पड़ रहा है, मतलब लोग ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स थे, फैक्ट्री में जो इंस्पेक्टर होते हैं, देखते हैं कि सभी लोग काम कर रहे हैं कि नहीं, या नहीं कर रहे ठीक से, रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन ये जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स थे ये कभी कभी रोक नहीं पाते थे जो लोग रूल तोड़ रहे हैं उनको। क्राफ्ट यूनिट्स और स्मॉल वर्कशॉप में जो वर्किंग डे था कभी कभी 15 आवर्स का हो जाता था। ठीक है, और फैक्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं 10 to 12 आवर काम कर रहे हैं, 10 घंटा कर रहे हैं, फिर 12 घंटे कर रहे हैं। लेकिन जो क्राफ्ट्समैन थे उनका जो स्मॉल छोटे छोटे वर्कशॉप थे उसमें जो काम कभी कभी उनको करना पड़ता था 15 आवर का करना पड़ता था, 15 घंटों का करना पड़ता था। एकोमोडेशन वैरिड फ्रॉम रूम्स टू डॉर्मेटोरीज। ठीक है, एकोमोडेशन मतलब रहने लायक, रहने के लिए उनको कभी कभी रूम मिलता था, या फिर कभी कभी डॉर्मेटरीज में उनको रहना पड़ता था। ठीक है, डॉर्मेटरीज ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे एक बड़ा सा रूम रहेगा, बहुत सारे बेड बिछे हुए रहेंगे, और लोग यहाँ पर शिफ्ट कर करके सोएंगे। तो जो वर्कर्स थे वो सोशल ग्रुप में डिवाइडेड थे। ठीक है, और कुछ कुछ वर्कर्स का बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग लिंक था विलेजेस के साथ। ठीक है, जो विलेजेस में वो आए हैं। ठीक है, और कुछ कुछ वर्कर्स जो थे सिटीज़ में परमानेंटली सेटल हो गए थे। और जो वर्कर्स है ना, स्किल्स को लेकर डिवाइडेड होते थे। जैसे एक मेटल वर्कर सेंट पीटर्सबर्ग का, उसको वो खुद को एरिस्टोक्रेट समझता था बाकी वर्कर्स के बीच में। मतलब जैसे कोई लोहार है तो लोहार का एक अलग ग्रुप हो गया था, कोई कुम्हार है मिट्टी का कुछ बनाता है, ठीक है, उनका एक अलग ग्रुप हो गया था। तो वो लोग ऐसे डिवाइडेड थे, और इनमें से जो मेटल वर्कर थे, ठीक है, वो अपने आप को सबसे ज़्यादा एरिस्टोक्रेट समझते थे बाकी वर्कर से, मतलब सबसे ज़्यादा अमीर समझते थे, क्योंकि उनका जो काम है ज़्यादा ट्रेनिंग और ज़्यादा स्किल चाहिए। ठीक है, फैक्ट्रीज में औरत लोग भी काम करते थे, अराउंड 31%। ठीक है, 1914 की बात है। और औरत लोगों को कम सैलरी दिया जाता था, यानी कि कम वेजेस दिया जाता था। ठीक है, और वर्कर्स में भी डिवीज़न होता था। ठीक है, कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें वो काम करना है, और वो लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग मैनर से ड्रेस करते थे, ड्रेस पहनते थे।
कुछ कुछ मेंबर्स एसोसिएशन बना लिए थे, यानी कि ग्रुप बना लिए थे खुद का, ताकि अगर अनएम्प्लॉयमेंट आ जाए, मतलब उनको जॉब वगैरह ना मिले या फिर हटा दे, ठीक है, तो वो लोग जो एसोसिएशन बना है, जो ग्रुप बना है, उसमें जो भी एक मेंबर है जिसका भी प्रॉब्लम हुआ या फिर ज़्यादा मेंबर, तो वो लोग कैसे उसको हेल्प कर सके, ठीक है, इसलिए ये जो फैक्ट्री वर्कर्स थे एसोसिएशन बनाए थे, ठीक है, लेकिन ज़्यादा एसोसिएशंस नहीं थे, ऐसे कुछ ही एसोसिएशंस थे। हाँ, डिविजन्स होने के बावजूद भी ये जो वर्कर्स है, मतलब जैसे लोहार थे, कुम्हार लोग थे, या फिर और भी कोई एक्टिविटी दूसरा करता हो वर्कर या काम करता हो, तो वो लोग अलग थे, लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ने पे जब उनको स्ट्राइक करना पड़ता था तब वो लोग आपस में साथ मिल जाते थे, ठीक है। और ये ऐसा कब होता था, जब उनके जो एम्प्लॉयर्स है, एम्प्लॉयर जो भी बात बोलते थे किसी को, किसी के डिसमिसल्स को लेके या फिर वर्क कंडीशंस को लेके, तो ये लोग आपस में एकजुट होकर स्ट्राइक करते थे। तो ये जो स्ट्राइक्स है ना, बार बार होते थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। 1896 से 1897 बहुत बार ये सब हुआ। फिर 1902 में मेटल इंडस्ट्री में ये स्ट्राइक होने लगा। कंट्री साइड में, कंट्री के बाहर वाले एरियाज में जो पीजेंट्स थे वो ज़्यादातर लैंड को कल्टीवेट करते थे, और जो नोबिलिटी था, जो क्राउन था और जो ऑर्थोडॉक्स चर्च था, उनके सामने बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी था। तो जैसे वर्कर्स डिवाइडेड थे, पीजेंट्स वगैरह भी डिवाइडेड थे। दे वर ऑल्सो डीपली रिलीजियस, और वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस के ऊपर बिलीफ रखते थे। लेकिन कुछ केसेस ऐसे थे ना जहाँ पर वो नोबिलिटी को मानते नहीं थे, उनको रेस्पेक्ट नहीं करते थे। मतलब ये जो नोबिलिटी यानी कि हायर क्लास के जो घर वाले हो गए, क्राउन, ऑर्थोडॉक्स चर्च, इनको नहीं मानते थे, रेस्पेक्ट नहीं करते थे। नोबल्स को उनका पावर और पोजीशन मिलता था, वो सार को जो सर्विसेज देते थे उसके वजह से, मतलब सार को ये लोग सर्विसेज दे रहे हैं, उसके वजह से उनको जान पहचान हो गया, इसलिए उनको पावर और पोजीशन मिल गया। और नोबिलिटी यानी कि जो नोबल्स लोग हैं उनका बिल्कुल भी लोकल पॉपुलैरिटी नहीं था, लोकल में उनको लोग जानते नहीं थे, मतलब वो उतने पॉपुलर नहीं थे। बस पावर और पोजीशन मिल गया ये सार के वजह से। फ्रांस में क्या था ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन का टाइम, ब्रिटेनी में जो पीजेंट्स थे वो रेस्पेक्ट करते थे नोबेल्स को, और नोबेल्स के लिए लड़ा भी करते थे, ठीक है। हम लोग अभी रशिया की बात कर रहे हैं, हम लोग रशिया में ये देखिए कि जो पीजेंट सब है, वो लोग नोबेल फैमिली को कुछ केसेस में रेस्पेक्ट नहीं करते थे, कुछ लोग रेस्पेक्ट नहीं करते थे। लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं था। फ्रांस में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था ब्रिटेनी में, पीजेंट सब सभी नोबल्स को रेस्पेक्ट करते थे और उनके लिए लड़ते भी थे। रसिया में जो पीजेंट्स है, वो ये चाहते थे कि नोबल के सामने जो ज़मीन है वो नोबल्स लोग पीजेंट्स को दे दें, ठीक है। और इसीलिए जो पीजेंट्स थे रशिया के, वो लोग रेंट वगैरह नहीं देते थे, रेंट देने से मना कर देते थे, और कभी कभी लैंडलॉर्ड ज़मींदार सबको मर्डर भी कर देते थे। 1902 में ये बहुत ही ज़्यादा स्केल में होने लगा साउथ रशिया में। और फिर 1905 में ये जो इंसिडेंट है, टैक्स ना देना, ठीक है, सॉरी, रेंट ना देना या फिर लैंडलॉर्ड का मर्डर कर देना, ये पूरा रशिया में फैल गया 1905। और रशियन पीजेंट जो थे ना, यूरोपियन पीजेंट से अलग थे, ठीक है। रशियन पीजेंट्स यूरोपियन पीजेंट से अलग थे, ठीक है। वो लोग अपना लैंड को साथ में पूल करते थे, साथ में मतलब जितने भी लोग हैं एक गांव में, जितने भी लोग हैं सभी लोग क्या करते थे, अपने ज़मीन को मिला देते थे, और उनका जो कम्यून, या फिर मीर बोल सकते हैं हम लोग, कम्यून के हिसाब से जितने, जिसका जितना बड़ा फैमिली है उसी के हिसाब से वो लोग जगह दे देते थे। मान लो एक गांव है, गांव में बहुत सारे लोग हैं, सभी लोग अपना ज़मीन को मिला देंगे, और एक फैमिली, जिसका अगर एक फैमिली है गांव में, अगर उसमें ज़्यादा मेंबर्स है, तो उन्हीं मेंबर्स के हिसाब से उनको ज़मीन दिया जाएगा। अगर एक फैमिली में ज़्यादा मेंबर्स है तो उनको थोड़ा ज़्यादा जगह दिया जाएगा, और अगर एक फैमिली में कम मेंबर है तो उनको कम जगह दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से वो अपना जगह का बंटवारा करते थे साथ में मिलाकर। सोशलिज्म इन रशिया, तो ये बताया जा रहा है कि 1914 से पहले जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे रशिया में, सभी इलीगल थे।
द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वाज फाउंडेड इन 1898। एक पार्टी 1898 में खोजा गया था जिसका नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। और ये पार्टी उन सोशलिस्ट के द्वारा खोजा गया था जो मार्क्स के आइडियाज को रेस्पेक्ट करते थे, जो उनको फॉलो करते थे। वही लोग ये पार्टी बनाए थे। गवर्नमेंट का पॉलिसिंग की वजह से, मतलब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा निगरानी रख रहा था तब भी, तो ये जो पार्टी था ना, एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता था छुप छुप के। और ये अपना न्यूज़पेपर सेटअप कर चुका था, मोबिलाइज वर्कर सेटअप कर चुका था और स्ट्राइक्स भी ऑर्गेनाइज कर चुका था। कुछ रशियन सोशलिस्ट को ऐसा लगा ना कि जो रशियन पीजेंट है उनका जो कस्टम है लैंड को डिवाइड कर देना। ठीक है, वो लोग क्या करते थे, सभी एक गांव में जितना भी जमींदार है, सॉरी जितने भी पीजेंट सभी अपना जमीन को मिला देते थे। फिर फैमिली के अकॉर्डिंग वो अपना जमीन को बांट लेते थे। ठीक है, तो मतलब स्टार्टिंग से ही उनके मन में ना सोशलिस्ट वाला सोच था। ठीक है, तो इसलिए जो पीजेंट्स थे, वर्कर नहीं, ठीक है, वो मेन फोर्स बन सकते थे रेवोल्यूशन का। ठीक है, यानी कि पीजेंट्स ही ज़्यादा रेवोल्यूशन ला सकते थे। वर्कर्स लोग भी रेवोल्यूशन कर रहे थे, पीजेंट्स लोग भी रेवोल्यूशन कर रहे थे, लेकिन वर्कर्स लोग काम को लेकर रेवोल्यूशन करना चाहते थे और पीजेंट्स लोग का दिमाग में पहले से ही बैठा हुआ था, ये आइडिया था कि हम लोग सोशलिस्ट है, इसलिए उनको नेचुरल सोशलिस्ट बोला गया। तो ज़्यादा जो रेवोल्यूशन है वो पीजेंट्स की वजह से ही आ सकता था और रशिया सोशलिस्ट बन सकता था ज़्यादा जल्दी देन अदर कंट्रीज, बाकी कंट्रियों से। और जो सोशलिस्ट थे वो कंट्री साइड में एक्टिव थे थ्रू द लेट नाइनटीन सेंचुरी में। ठीक है, जितने भी सोशलिस्ट थे कंट्री साइड में, शहर के साइड में, वो सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। और फिर वो एक पार्टी बनाए, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। क्या नाम था? सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। ये जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी था ये पीजेंट लोगों का था और ये जो द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ये वर्कर्स का पार्टी था। तो ये जो सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी है 1900 में बना और ये जो पार्टी था वो पीजेंट्स के राइट्स और उनके डिमांड के लिए स्ट्रगल कर रहा था। ठीक है, और नोबल्स के सामने जो भी जगह है वो, ये पार्टी ये चाहता था कि ये जो नोबल्स के सामने जो जगह है ये पीजेंट्स को ट्रांसफर कर दिया जाए। तो जो सोशल डेमोक्रेट्स थे यानी कि जो वर्कर्स वाले पार्टी थे, वो डिसएग्री थे, इस बात से सहमत नहीं थे कि जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज है, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज ये बोल रहे थे कि जो रेवोल्यूशन आएगा वो पीजेंट्स के वजह से आएगा, लेकिन सोशल डेमोक्रेट्स इस बात पे एग्री नहीं कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि ये जो सोशल डेमोक्रेट्स है इनका जो लीडर था लेनिन, व्लादिमीर लेनिन, इसको ऐसा लगता था कि जो पीजेंट्स है ना वो एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है, मतलब पीजेंट्स के अंदर में एक यूनिटी नहीं है, क्योंकि कुछ पीजेंट जो थे गरीब थे और कुछ अमीर थे। ठीक है, कुछ जो पीजेंट्स थे लेबरर की तरह काम करते थे और कुछ जो पीजेंट्स थे वो कैपिटलिस्ट थे, हु एम्प्लॉयड वर्कर्स, जो दूसरे लोगों को काम पे रखते थे, दूसरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते थे। तो इसी डिफ्रेंशिएशन के वजह से अमीर गरीब और लेबरर्स कैपिटलिस्ट, इसी के वजह से, ठीक है, ये व्लादिमीर बोलते थे कि आ, ये सोशलिस्ट मूवमेंट के पार्ट नहीं हो सकते। द पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग हैं, कोई सोच रहा है कि इस तरह से स्ट्रैटेजी बनना चाहिए, कुछ सोच रहे हैं कि उस तरह से स्ट्रैटेजी बनना चाहिए, कुछ सोच रहे कि ऐसा सही है, कुछ सोच रहे कि वैसा सही है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में भी लोग यही स्ट्रैटेजी की वजह से डिवाइड हो चुके थे। व्लादिमीर लेनिन, उसका जो ग्रुप था उसका नाम था वोल्शेविक ग्रुप और वो उसका लीडर था। वो ये सोचा कि ये जो रिप्रेसिव सोसाइटी है जैसे सैरिस रशिया, जो पार्टी है वो ज़्यादा डिसिप्लिन होना चाहिए ताकि वो ज़्यादा नंबर ऑफ लोगों को कंट्रोल कर सके और क्वालिटी वाले मेंबर्स को रख सके। इसके अलावा एक दूसरा ग्रुप था जिसका नाम था मेंसेविक्स, और मेंसेविक्स ये सोचते थे कि ये जो पार्टी होना चाहिए सभी के लिए ओपन होना चाहिए। यानी कि बोल्शेविक सोचता था कि उसके ग्रुप में जो भी लोग रहेंगे वो डिसिप्लिन रहेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कंट्रोल कर सके, और अगर डिसिप्लिन रहेंगे तो मेंबर्स का क्वालिटी भी ज़्यादा
अच्छा रहेगा। मेंसेविक जो ग्रुप था वो ये सोचता था कि ये जो पार्टी है, मतलब पार्टी में कोई भी लोग आ सकता है। और टर्बुलेंट टाइम, द 1905 रेवोल्यूशन। टर्बुलेंट यानी कि बहुत ज़्यादा चेंजेस का टाइम, कंफ्यूजन का टाइम, या फिर हम बोल सकते हैं कि वायलेंस का टाइम। रसिया वतन ऑटोक्रेसी। रसिया एक ऑटोक्रेसी था, यानी कि यहाँ पर जो भी रूलर था, यानी कि जार, उसके सामने एब्सोल्यूट पावर था, मतलब वो जो बोलेगा वही होना चाहिए। तो जैसे बाकी यूरोपियन रूलर्स थे 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, बाकी यूरोपियन कंट्रीज में, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ चुका था। लेकिन जो सार है वहाँ पर, मतलब जो रशिया वाले एरियाज है रशिया में, वहाँ पर अभी तक पार्लियामेंट का कोई भी नामो निशान नहीं था। तो जो लिबरल्स थे रशिया में, वो कैंपेनिंग वगैरह करना स्टार्ट कर दिए थे ताकि ये जो सिचुएशन है उनका स्टेट का, यानी कि रशिया का, वो कैसे खत्म हो जाए। लिबरल सोशल डेमोक्रेट्स और सोशल रेवोल्यूशनरीज के साथ मिलकर पीजेंट्स वर्कर्स के साथ काम किए, और वो ये डिमांड किए 1905 में कि उनका कंट्री में एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और इनको सपोर्ट करने के लिए नेशनलिस्ट आ गए, और बहुत सारे जो मुस्लिम डोमिनेटेड वाले एरियाज थे जहाँ पर जैडिडिस लोग रहते थे। जैडिडिस वो लोग होते हैं जो, मतलब इस्लाम यानी कि मुस्लिम लोग कैसे मॉडर्नाइज्ड हो और कैसे सोसाइटी में अच्छे तरीके से रहे, वो ये सोचते थे। वो लोग भी इनको सपोर्ट किए। द ईयर 1904 was a particularly bad one for Russian workers. 1904 का जो ईयर था रशियन वर्कर्स के लिए बहुत बुरा टाइम था, क्योंकि जो प्राइसेस थे एसेंशियल गुड्स के, मतलब जो भी डेली ज़रूरत का जो सामान होता है, उसका प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसके वजह से उनका जो रियल वेजेस है, जो सैलरी है, वो कम गया 20%। कोई भी सामान का रेट अगर बढ़ रहा है तो उनका सैलरी भी बढ़ना चाहिए, तभी वो चीज़ को खरीद पाएंगे। वरना रेट बढ़ गया, सैलरी अगर नहीं बढ़ा, तो उनका एक तरह से उनका जो सैलरी वो कम ही गया ना, क्योंकि उस सैलरी में वो चीज़ नहीं मिलेगा। तो ये जो वर्कर्स का मेंबरशिप था, यानी कि इनका जो एसोसिएशंस था, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। ये जो एसेंशियल गुड्स का प्राइस बढ़ गया, जिसकी वजह से उनका जो रियल वेजेस है वो कम गया 20%, जिसके वजह से बहुत सारे वर्कर्स का जो एसोसिएशन था, जो ग्रुप्स था, ठीक है, वो सभी लोग मिलके खड़े हो गए। क्या हुआ था, असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स एक ग्रुप था, एक एसोसिएशन था, उसका नाम था असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स। 4 मेंबर्स इस असेंबली के या इस एसोसिएशन के निकाल दिए गए। कहाँ से? पुटिलोव आयरन वर्क्स से। पुटिलोव आयरन वर्क्स में एक एसोसिएशन के 4 मेंबर काम करते थे, और ये जो एसोसिएशन है 1904 में बना था। यहाँ पर से 4 मेंबर्स को निकाल दिया गया। तभी क्या हुआ, इंडस्ट्रियल एक्शन का के लिए ये लोग बुलावा किए। तो कुछ दिनों में करीब 1,10,000 वर्कर्स सेंट पीटर्सबर्ग गए, और वो लोग स्ट्राइक किए, और ये डिमांड किए कि उनका जो वर्किंग टाइम है, जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे, वो वर्किंग टाइम जो है जितना भी था वो कम करके 8 घंटा कर देने के लिए बोल रहे थे लोग। साथ में ये भी बोल रहे थे कि उनका जो वेजेस है वो बढ़ाया जाए, और इनका जो वर्किंग कंडीशंस है ये भी सुधारा जाए। तो एक प्रोसेसन, बहुत सारे लोगों का ग्रुप लेके निकले। फादर गैपोन ये लीड कर रहे थे उस ग्रुप को। वो विंटर पैलेस पहुंचे। विंटर पैलेस उस पैलेस का नाम है जहाँ पर सार निकोलस रहता था। और वो वहां पर जब जा रहे थे तो पुलिस लोगों ने उन पे अटैक कर दिया गया। करीब 100 वर्कर्स मारे गए और 300 जख्मी हो गए। और ये जो इंसिडेंट है इसको ब्लडी संडे के नाम से जाना गया। तो ये जो इंसिडेंट स्टार्ट हुआ था, इसके बाद बहुत सारे इवेंट्स हुए, बहुत सारे घटना हुए, और इस इन सभी घटनाओं को बोला गया रेवोल्यूशन ऑफ 1905 या 1905 का रेवोल्यूशन। तो स्ट्राइक पूरे कंट्री भर में होने लगा, और जो यूनिवर्सिटीज थे वो बंद हो गए, और स्टूडेंट जो थे पूरा हॉस्टल, यूनिवर्सिटी वगैरह सब खाली कर दिए। और वो लोग स्टूडेंट लोग ये कंप्लेन किए कि हमें सिविल लिबर्टी नहीं है, हम लोग को आज़ादी नहीं है। लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स, और भी मिडिल क्लास के जो वर्कर्स थे, वो यूनियन ऑफ यूनियंस बनाए, और डिमांड किए कंस्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब लॉयर ग्रुप के जो लोग थे, डॉक्टर ग्रुप के जो लोग थे, सभी अलग अलग प्रोफेशन के जो ग्रुप थे, इनका एक एक यूनियन होता था। लेकिन ये सभी ग्रुप के लोग जब मिल गए, इनका एक यूनियन बना, इसको बोला गया यूनियन ऑफ यूनियंस।
और ये सभी लोग मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिमांड किए। 1905 रेवोल्यूशन के टाइम जो सार है वो अलाउ किया, ठीक है तुम लोग एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनाओ, या फिर उसको डूमा बोल सकते हैं। सार ये बोला, ठीक है इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनाओ या फिर डूमा बनाओ। इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट में राजा के सामने पूरा पावर नहीं होगा, लेकिन राजा जो भी करेगा वो कुछ लोग होंगे जो उनको सजेस्ट करेंगे कि अच्छा ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, तभी राजा कोई डिसीजन लेगा। तो ये रेवोल्यूशन का टाइम में बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस थे और फैक्ट्री कमिटीज थे, फैक्ट्री वर्कर्स के। तो 1905 में जो कमिटीज, ज़्यादातर जो कमिटीज है और जो यूनियन है वो अनऑफिशियली काम कर रहे थे, क्योंकि उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था और बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज में रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था। तो ये जो इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बना था, ये बनते ही 75 डेज के अंदर ये जो सार है ये इसको डिसमिस कर दिया गया, डिसमिस कर दिया, बंद कर दिया। और फिर दोबारा से एक डुमा बनाया, यानी कि इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनाया 3 मंथ्स के अंदर। और जो सार था वो ये नहीं चाहता था कोई भी उसको अथॉरिटी के बारे में क्वेश्चन करे या फिर उसका जो पावर है उसको कम कर दे। और साथ साथ में सार क्या किया, जो वोटिंग लॉज है वो उसको चेंज कर दिया। और फिर तीसरा डूमा बनाया कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस का। कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस मतलब वो लोग जो बस राजा का ही बात माने, राजा के पुतले जैसे, मतलब जार जो बोलेगा ये लोग बस हाँ पे हाँ मिलाएंगे। और उसमें लिबरल्स और रेवोल्यूशनरीज को बिल्कुल भी नहीं रखा हुआ। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। 1914 में जो वार स्टार्ट हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, दो यूरोपियन अलायंसेस के बीच में हुआ। एक ग्रुप में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की था जिसको सेंट्रल पावर्स बोलते थे। दूसरे ग्रुप में फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया और बाद में इटाली और रोमानिया भी आ गया, इनको बोलते थे अलाइड पावर्स। इन दोनों के बीच फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। दोनों कंट्री का एक बहुत ही बड़ा एम्पायर था, और ये जो लड़ाई लड़ा जा रहा था, ये जो वार हो रहा था, वो यूरोप में भी हो रहा था और यूरोप के जो बाहर वाले एरियाज है वहां पर भी हो रहा था। तो ये जो है था फर्स्ट वर्ल्ड वार था। रशिया में ये जो वार था बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगा, ठीक है। लोग सार निकोलस के आस चारों तरफ रैली करने लगे, उसको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वार बढ़ता गया आगे, तो जो जार था उसका जो मेन पार्टीज था डूमा में, उससे कंसल्टेशन करना बंद कर दिया। जार जो था डूमा का, डूमा के जो मेन पार्टीज थे उनसे बातचीत करना बंद कर दिया, जिसके वजह से सपोर्ट और भी कम गया। तभी एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा चल रहे थे, मतलब लोग जर्मनी को हेट कर रहे थे, उनसे नफरत कर रहे थे। और ये बताया गया है कि जो सेंट पीटर्सबर्ग वाला जो एरिया था, जो जगह था, उसको चेंज करके पेट्रोग्राड कर दिया गया था, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन नेम था। मतलब वो लोग इतना वो इतना हेट कर रहे थे जर्मनी को कि सेंट पीटर्सबर्ग का जगह भी चेंज करके पेट्रोग्राड कर दिया। वहाँ की जो रानी थी सैरीना अलेक्जेंड्रा, वो जर्मन से थी, और उसके जो एडवाइजर्स थे, और उसके एडवाइजर्स में एक मॉन्क था जिसको बोला जाता था रासपुतीन, जिसके वजह से ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर हो गया। मतलब सायर का जो फैमिली था वो लोगों के बीच बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो गया। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो लड़े जा रहे थे ईस्टर्न फ्रंट में भी और वेस्टर्न फ्रंट में भी। वेस्ट में जो आर्मीज थे वो ट्रेंचेस में लड़ रहे थे। ट्रेंचेस यानी कि ज़मीन में बहुत बड़े बड़े गड्ढा कर दे रहे थे और गड्ढा में वो लोग रह के फायरिंग वगैरह कर रहे थे। और ईस्टर्न फ्रांस में वो ऐसे ही लड़ रहे थे। ईस्ट में जो आर्मीज है वो पैदल चल रहे थे, बहुत बड़े बड़े फील्ड थे। और यहाँ पर जब ओपन फील्ड में लड़ाई होगा तो यहाँ पर जो कैजुअलिटीज थे बहुत ज़्यादा थे। हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो रशिया है ये हो गया ईस्ट साइड, ठीक है, और ये हो गया वेस्ट साइड। तो यहाँ पर जो लड़ाइयाँ लड़े जा रहे थे, जर्मनी दोनों साइड से लड़ रहा था, इस साइड से भी लड़ रहा था और इस साइड से भी लड़ रहा था। तो यहाँ पर जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी वो ट्रेंचेस में लड़ी जा रही थी, और यहाँ पर ओपन फील्ड में इन वाले एरियाज में खुले मैदान में लड़ी जा रही थी। तो रसिया के जो आर्मी थे
बहुत बुरे तरीके से हार गए थे जर्मनी और ऑस्ट्रिया से 1914 से 1916 के बीच में। करीब 7 मिलियन कैजुअलिटीज हो गए थे 1917 तक। 70 लाख लोग मर चुके थे। और ये लोग धीरे धीरे हार मान रहे थे, पीछे हट रहे थे। और ये लोग जैसे जैसे पीछे हट रहे थे, उनके रास्ते में जितने भी क्रॉप्स या बिल्डिंग्स आ रहे थे उसको डिस्ट्रॉय करते जाते हैं। मतलब रशियन लोग पीछे हट रहे थे, लेकिन साथ साथ में उनके एरिया में जो क्रॉप्स था, जो बिल्डिंग्स था, उनको डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे, ताकि जो दुश्मन है उनसे फायदा ना उठा सके। तो ये जो डिस्ट्रक्शन हुआ क्रॉप्स का, बिल्डिंग्स का, इसके वजह से 3 मिलियन रेफ्यूजीज हो गया रशिया में। मतलब यहाँ पर जो एरियाज में लोग रहते थे, ये और भी अंदर चले गए रशिया के। और ये जो सिचुएशन था बढ़ता ही गया। और जो लोग थे, गवर्नमेंट को क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं दिया गवर्नमेंट, क्योंकि उनके लिए कुछ नहीं कर रहा था, और सार को भी बिल्कुल क्रेडिट नहीं दिया। सोल्जर डिड नॉट विश टू फाइट सच वॉर। और जो सोल्जर्स थे ऐसे लड़ाइयाँ लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि वो हार रहे बुरे तरीके से। तो ये वार के वजह से बहुत बुरा इम्पैक्ट हुआ इंडस्ट्रीज़ में। रसिया के जो खुद के इंडस्ट्रीज़ थे, ऐसे तो बहुत कम इंडस्ट्रीज़ थे, और वहाँ पर जो भी सप्लायर्स थे, मतलब रशिया में फैक्ट्रीज़ में जो भी चीज़ें बनता था, रॉ मटेरियल्स तो चाहिए होंगे ना। तो वहाँ जो जगह से रॉ मटेरियल्स आता था वो बाल्टिक सी से होके आता था, और बाल्टिक सी में क्या हुआ, जर्मनी कंट्रोल कर चुका था, जिसकी वजह से कोई भी सप्लायर वहाँ पर रॉ मटेरियल नहीं भेज रहा था। तो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेट हो गए बहुत जल्दी जल्दी। और रशिया में 1916 तक जो रेलवे लाइंस है वो टूटने लगे। और एबल बॉडीड जो मैन लोग थे, मतलब जिनके सामने अच्छा खासा हेल्थ था, सेहत था, बॉडी था, उनको वार के लिए बुला लिया गया, जिसके वजह से लेबर का शॉर्टेज हो गया छोटे छोटे वर्कशॉप में। और छोटे छोटे वर्कशॉप्स बंद हो गए, क्योंकि लेबर सब चले गए थे जंग लड़ने के लिए। और आर्मी तो बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा लोग वार के लिए लड़ रहे थे, तो उनको खाना भी ज़्यादा चाहिए होगा। तो बहुत ज़्यादा ग्रेन भेजा गया आर्मी को खिलाने के लिए, जिसके वजह से जो सिटीज़ में ब्रेड है, फ्लोर है, वो कम होने लगा। ब्रेड और फ्लोर का कमी होने लगा सिटीज़ में। बाय द विंटर ऑफ 1916, 1916 में जो विंटर आया, रियोट्स एंड ब्रेड शॉप्स वेर कॉमन। ब्रेड शॉप में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होने लगा खाने की कमी को लेकर।